friends. So today we are going to start a new chapter. It's called Our Environment. Okay, so in this chapter we are going to study all about the environment. So first thing is why we study our environment. Okay, what is the need, क्यों पढ़ते हैं हम environment, हमें क्या ज़रूरत है environment के बारे में पढ़ने की. ठीक है, तो environment जो होता है, we are the component of environment. ठीक है, हम अपने environment को affect करते हैं और environment का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है. ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन, तो दे अफेक्ट ईच अदर, एंड व्हेन दे अफेक्ट ईच अदर, तो जहाँ भी कुछ एबनॉर्मलिटी होगी, इम्बैलेंस होगा, तो दोनों को ही बहुत इफेक्ट होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में यदि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम जो एयर इनहेल करते हैं वो पॉल्यूटेड होगी. वो जब पॉल्यूटेड होगी तो हमें डिफरेंट डिजीजेज हो सकती हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, साथ ही एनवायरनमेंट में जब पॉल्यूशन होता है तो वो हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. तो यदि हमें वो फैक्टर्स पता होंगे जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं बाय मेकिंग द एनवायरनमेंट हेल्दी. ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल साइंस जो है, इट्स अ वन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. और आप बायोलॉजी जब लेते हैं सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इन हायर क्लासेस, तो सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशन ही नहीं होता जो कि आप एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे दूसरे प्रोफेशन भी होते हैं जिसमें कि आप फर्दर जा सकते हैं, जिसमें कि एनवायरनमेंट इज द वन ऑफ द टॉपिक, वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द फील्ड इन विच यू कैन मेक योर करियर ऑल्सो. ठीक है, तो इफ इट अपील्स यू, इफ दिस सब्जेक्ट अपील्स यू, यू कैन मेक योर करियर इन फ्यूचर. ठीक है, तो एनवायरनमेंट इसलिए हमें समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लें कि एग्जैक्टली एनवायरनमेंट क्या होता है. व्हाट इज एनवायरनमेंट? ठीक है, सबसे पहले हम जान लें कि एनवायरनमेंट होता क्या है. ठीक है, हमें लगता है ठीक है हमारे आसपास जितना भी है हवा पानी, ये एनवायरनमेंट है. ठीक है, लेकिन सिर्फ यही एनवायरनमेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट होती हैं. तो एनवायरनमेंट क्या है? द सराउंडिंग, सिंपल सराउंडिंग्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ह्यूमन, तो ह्यूमन के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हैं, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल फिनोमिना है, दीज आर कॉल्ड एज एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये जितना भी एक ऑब्जेक्ट के आसपास जो भी होगा वो उसका एनवायरनमेंट कहलाएगा. ठीक है, इन दिस वे एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों से बनता है. ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल क्यों कह रहे हैं हम? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है आप देखें, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी दो प्रकार से कहा गया है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल. ठीक है, अब आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या डिफरेंस है देखिए. वह एनवायरनमेंट जिसमें कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, there is no human intervention, that is called natural environment. But artificial environment is built by the human and there is a intervention by the human. ठीक है, तो natural environment, no human intervention. ठीक है, तो ये नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहा है वह एनवायरनमेंट कहलाएगा नेचुरल एनवायरनमेंट. लेकिन वह एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमन के द्वारा बिल्टअप है, ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन. ठीक है, यहां पर हमने इंटरवेंशन कहा है.
इंटरफेरेंस नहीं कहा, ये बात याद रखिए। इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में वो डिस्टर्ब करना हो गया, लेकिन इंटरवेंशन में इंटरवेंशन डज नॉट ऑलवेज मीन अ निगेटिव साइड, ठीक है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बिल्ट अप बाय ह्यूमन, जैसे कि एक सेंचुरी यदि बनाई गई है, बर्ड सेंचुरी, जहाँ जिसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे बहुत सारे जो है नेचुरली ऑकरिंग जो ट्रीज हैं या बुशेस हैं वो हैं, और साथ ही वहाँ पे बर्ड्स हैं बहुत सारी, ठीक है। तो और वो बर्ड्स लाई गई हैं ह्यूमन के द्वारा, वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया गया है। तो एक बर्ड सेंचुरी का जो है बनाई गई किनके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, ठीक है। तो वो एक एनवायरनमेंट है, लेकिन वो क्या है, बिल्ट अप एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता था ऑलरेडी, वो बिल्ट किया गया ह्यूमन के द्वारा, ठीक है। तो बिल्ट अप बाय ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ठीक है, और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। जबकि नेचुरल एनवायरनमेंट इट ऑकर्स नेचुरली, इट एग्जिस्ट नेचुरली, इट एग्जिस्ट नेचुरली। अब इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है। पहला तो है नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेस वाटर, एयर, ये हमारे क्या हैं, रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेस, वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है। तो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेस। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो एक नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और किन से बनता है, नेचुरल फिनोमेना लाइक एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, एयर, ठीक है, और सॉइल, ये जो है क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, ठीक है। ओके, तो नेचुरल फिनोमेना, organism, okay, soil will come in natural phenomena, soil, rocks, mountains, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर, एयर, रेडिएशन, सोलर एनर्जी, ये हमारे क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो इन्हें कहा नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो इस प्रकार नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल फिनोमिना जो नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिनाज हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल, रॉक, माउंटेन, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, रेडिएशन, दीज आर ऑल व्हाट, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें से कि हम अपने हमें जो भी चाहिए हम इनसे प्राप्त करते हैं एनर्जी के रूप में, ठीक है। वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है हमारे लिए, ठीक है। एयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है। रेडिएशन और सोलर एनर्जी से भी एनर्जी बनाई जाती है, ठीक। तो इस प्रकार दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेचुरली हो सकता है, आर्टिफिशियली बिल्टअप किया जा सकता है ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि यदि हमें पता हो कि कौन से फैक्टर्स एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आपको पता ही है कि बहुत तरीके से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। पेड़ों को यदि काटा जा रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, ठीक, उनकी वजह से एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रॉक, माउंटेन, नेचुरल रिसोर्सेज, दीज ऑल प्रोड्यूसेस इम्पैक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। सपोज वाटर
कि यदि कमी हो जाए तो हर सबको अफेक्ट करेगा, वाटर की कमी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हर चीज को वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में एक पर्टिकुलर बैलेंस होता है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, फूड पिरामिड, कौन सा एनिमल जो है वो किस पे डिपेंड रहता है, और इस प्रकार कहीं भी एक इम्बैलेंस हो जाए साइकिल में तो वो सबको, पूरी साइकिल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन्वायरमेंट में जो भी कंपोनेंट होते हैं वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है उनका होता है एक दूसरे पे। ठीक है, जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो प्लेस है, लैंड है, वो बिल्टअप एनवायरनमेंट से कवर्ड है। हमने क्या किया, हर जगह मल्टीज बना दी है, मल्टी जो है स्टोरेज अपार्टमेंट बना दिए हैं, और बहुत सारे हर जगह रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो बिल्टअप एनवायरनमेंट से कवर हो रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट दिन ब दिन जो है डे बाय डे वो कम होते जा रहे हैं। हालांकि बहुत इम्पैक्ट दिया जा रहा है कि भाई पौधे लगाए जाए, वृक्षारोपण किया जाए, और लेकिन फिर भी उसके कंपैरिजन में लॉस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही दूसरे जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जो कि क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट में वो बहुत बढ़ रहा है अभी, और इम्बैलेंस बहुत कॉज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार, किस किस तरीके से एनवायरनमेंट जो है हमारा अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट जो है वो किस प्रकार एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, किस किस प्रकार का वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, सो इन एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, किस प्रकार होता है, उसे पढ़ने के लिए हम सबसे पहले वेस्ट पढ़ेंगे कि वेस्ट जो है वो किस किस प्रकार का होता है और किस तरह वो अफेक्ट करता है। ठीक है, वेस्ट जनरेटेड। ठीक है, अब क्या हो गया है कि बहुत जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है सभी जगह की। किसी भी एरिया में आप देखें, इंडिया में देखें तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, साथ ही इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजीज जो है नई नई आ गई हैं, और नए नए हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, लाइक पहले कंप्यूटर्स जो है वो रेयरली किसी के घरों में कंप्यूटर्स होते थे, लेकिन आज हर घर में एक कंप्यूटर है, हर घर में लैपटॉप्स हैं, हर घर में स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है, हर घर में डिफरेंट टाइप्स के नए नए गैजेट्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है, साथ ही नए नए जो है हर जगह नई शॉप्स हैं, नए फूड वेन्यूज़ जो हैं वो सब जगह खुल रहे हैं, नई फूड शॉप्स जो हैं सब जगह ओपन अप हो रही हैं। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट में कि जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सभी तरीकों से। ठीक है, लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, जो कि टॉक्सिक वेस्ट में आता है, या कुछ वेस्ट नॉन टॉक्सिक वेस्ट में आते हैं लेकिन दे आर केमिकल इन नेचर। ठीक है, लाइक बहुत सारा जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या जो एनिमल वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी मैटर्स जो होते हैं एनिमल्स के वो, या जो प्लांट्स जो होते हैं वो भी जब डेड होते हैं, उनकी लीव्स होती हैं, जब वो फॉल होती हैं तो दे ऑल प्रोड्यूस अ वेस्ट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, ठीक है, जो फूड का कचरा निकलता है वो, ठीक है, एनिमल वेस्ट जो होता है, टॉयलेट वेस्ट, एक्सक्रीटरी मैटर्स जो होते हैं वो वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट, ठीक, या जो नए गैजेट्स जब पुराने हो जाते हैं तो उनका वेस्ट, वो भी एक प्रकार का वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वेस्ट जो है वो इस प्रकार से जनरेट होता है। वेस्ट को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में जो है बांटा है। सबसे पहला वेस्ट जो है वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसा होता है? बायो मीन्स जैविक, डिग्रेडेबल मीन्स उसे तोड़ा जा सके। ठीक है, तो
ऐसा वेस्ट जिसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर सकते हैं इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप एक जो डब्बे में यदि जो कचरा आपके घर में सब्जियों का कचरा इकट्ठा हो रहा है, यदि आप उसे डाल दें तो कुछ वक्त में 1-2 हफ्तों में वो जो कचरा है वो क्या हो जाएगा, वो एकदम सड़ जाएगा। ठीक है, और वो जो है एक सिंपल एक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कंप्लीटली जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है ये जो वेस्ट है ये सबसे कम पॉल्यूशन जो है फैलाता है एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे ब्रेक डाउन दिस वेस्ट इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल में ऐसे मटेरियल ऐसे वेस्ट आते हैं, ऑल द वेस्ट विच कैन be broken by microorganism in simple inorganic compound। ठीक है, तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियाज, जो कि क्या करते हैं, ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अब इसमें क्या आएगा, तो डेड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि प्लांट जो है आप देखेंगे यदि लीव्स हैं तो बहुत जल्दी उनका जो भी वेस्ट होगा वो डिग्रेड किया जा सकेगा, किनके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। आप देखेंगे यदि कोई एनिमल को बरी किया जाता है तो कैसे वो सिर्फ उसके स्केलेटन बचता है। क्यों? क्योंकि जो पूरा उसका फ्लैश है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, खा लिया जाता है और उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सभी वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन किया जा सके वो कहलाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें आएगा डेड प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, एनिमल्स एक्सक्रीटरी मैटर, ठीक है, तो स्टूल एंड फीसेस एंड यूरिन जो है दैट विल कम्स अंडर द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, साथ ही ठीक है प्लांट और एनिमल्स हमने देख लिया, डेड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक, उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि जैसे वूल, ठीक है, जैसे कि लेदर, ठीक है, जैसे कि ग्लास, ये सभी क्या है, ये हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। अब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सबसे जल्दी फास्ट डिग्रेड किए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन्हें डिग्रेड करते हैं तो ये कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन। ठीक है, और वो गैसेस जो हैं वो कहलाती हैं, यूजुअली वो मीथेन होती है। ठीक है, तो लैंडफिल गैसेस का कहते हैं इसे, और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस गैस इज मीथेन। ठीक है, तो यदि आपने बायोगैस प्लांट के बारे में सुना होगा तो बायोगैस प्लांट में एग्जैक्टली क्या होता है, बायोगैस प्लांट में जो काऊ डंग होता है, गोबर जो होता है, उसे क्या करते हैं, सड़ाने के लिए, उसे डिग्रेड होने के लिए, ठीक है, डिग्रेड करने के लिए एक जो टैंक है उसमें रख दिया जाता है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी रहते हैं, क्योंकि वंस यू हैव सेट इट अप तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप सेट कर रहे हैं तो आपको कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो काऊ डंग है वो उसमें डालना पड़ेगा। देन वो क्या करेगा, उस होल जो काऊ डंग है उसे डिग्रेड करने लगेगा, और जब वो उसे डिग्रेड करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो गैस प्रोड्यूस करता है, और वो गैस कहलाती है बायोगैस। और इस बायोगैस का क्या उपयोग होता है, इस बायोगैस को कुकिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से
बहुत प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, सोचिए कि यदि ऐसे गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट यदि हर घर में इम्प्लांट किए जाएं और जो भी वेजिटेबल जो वेस्ट निकल रहा है घरों में, ठीक है, या प्लांट वेस्ट जो निकल रहा है घरों में, उसे यदि उसमें डाल दिया जाए तो हर घर में गैस प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, जो कि कुकिंग में यूज की जा सकती है। ठीक, तो इस प्रकार प्रॉपर जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है और उससे दो हेल्प होती है। एक तो आप वेस्ट जो है एनवायरनमेंट से साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, और दूसरा उसे बायोलॉजिकली आप मेंटेन कर रहे हैं, आप उसको बायोलॉजिकली क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इस प्रकार से वो पॉल्यूशन, क्योंकि क्या होता है यूजुअली क्या करते हैं, घर का जो कचरा है वो इकट्ठा होता है, ठीक है, बाहर उसे बड़े जो है डस्टबिन में डाल दिया जाता है। डस्टबिन से बड़े जो बैग्स होते हैं, गार्बेज बैग्स या गार्बेज जो टैंक्स होते हैं उसमें डाल दिया जाता है। वहां से म्यूनिसिपैलिटी लेकर क्या करती है, ओपन में उसे डिस्पोज करती है। तो यह जो ओपन जो डिस्पोजिंग होती है वेस्ट की, दैट कॉजेज अ मच पॉल्यूशन, बिकॉज क्या होता है कि वह जो कचरा होता है उसमें सिर्फ ये वेस्ट नहीं होता जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तोड़ा जा सके, डाइजेस्ट किया जा सके, उसमें ऐसा भी वेस्ट होता है जो कि डिग्रेड नहीं होता। जैसे आप यू मस्ट बी फैमिलियर विद द पॉलीथीन वेस्ट, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसे डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए वह क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और इसलिए ये हमें जानना ज़रूरी है कि कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। ठीक है, नाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में भी दो प्रकार का जो है वेस्ट आता है, एक सिंपल बायोडिग्रेडेबल एंड एक आता है कॉम्प्लेक्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, इसे सिंपल और इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो मैटर होता है, डेड प्लांट एंड एनिमल्स एक्सक्रीटरी मैटर, यह जो वेस्ट होता है ये फास्ट डिग्रेड हो पाता है। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर टाइम्स हैं सबके लिए। फॉर एग्जांपल, यदि बनाना का टाइम, बनाना जो पील होता है, बनाना का जो छिलका होता है, उसे डिग्रेड होने में, कंप्लीटली डिग्रेड होने में 2 वीक्स लगते हैं, 1 to 2 वीक्स। ठीक है, मतलब 2 हफ्ते में कंप्लीटली वो डिग्रेड हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। उसी प्रकार कॉटन रैग्स जो होते हैं, कॉटन का कुछ भी जो रैग्स होंगे, चिंदियां होंगी, वो कैसे कितनी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, वो भी, कॉटन भी जो है फास्ट होता है डिग्रेड होने में, और कॉटन को डिग्रेड होने में लगेगा 1 से 5 महीने का टाइम। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट मच। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं सिंपल बायोडिग्रेडेबल, जो कि क्या होते हैं कि सिंपली फास्ट जो है डिग्रेड किए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कॉटन रोप यदि हम देखें, रस्सी जो है कॉटन की 4 to 5 मंथ्स में डिग्रेड हो पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ओके 4 to 14 मंथ्स, नॉट 4 to 5, 4 to 14 मंथ्स। ठीक है, तो कॉटन रोप को ज्यादा वक्त लगेगा कॉटन रैग की बजाय। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कंपाउंड्स होंगे ये जल्दी डिग्रेड हो रहे हैं, और इसलिए इन्हें सिंपल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाएगा। अब कुछ वेस्ट ऐसा होता है जैसे कि वूल, लेदर, ग्लास एंड टिन, इनको डिग्रेड होने में काफी लंबा वक्त लगता है। ठीक है, और इसीलिए दे टेक्स टाइम टू डिग्रेड, दे टेक टाइम टू डिग्रेड, और कुछ तो इतना टाइम लेते हैं कि उसका जो है प्रैक्टिकली हम उसे
नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास जो है 1 मिलियन ईयर लेता है डिग्रेड होने के लिए कंप्लीटली, ठीक है। तो ग्लास 1 मिलियन ईयर, इसलिए प्रैक्टिकली क्या हम इसे कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इतना पीरियड यदि कोई जो है डिग्रेड होने में लेगा तो वो प्रैक्टिकली हमारे लिए कंसीडरेबल नहीं है। लेकिन ग्लास फिर भी उतना वेस्ट कॉज नहीं करता एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि ग्लास को रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। तो ग्लास इज नॉट जो हमारी वरी का कंसर्न है वो नहीं है, ठीक है। लेदर को भी जो है 40-50 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। वूल को जो है 4 to 5 ईयर। तो वूल विल ऑल्सो कम इनटू द सिंपल, लेकिन लेदर, ग्लास एंड टिन को 400 to 500 ईयर। So we cannot consider them into the simple degradable because they are complex degradable and practical they are not considerable, ठीक है। तो इस प्रकार बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है। सिंपल जो कि फास्ट डिग्रेड हो जाए और कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत टाइम ले डिग्रेड होने में, ठीक है। जिसमें कि ग्लास सबसे ज़्यादा वक्त लेता है डिग्रेड होने में, ठीक है। उसके बाद है टिन, क्योंकि एल्यूमिनियम टिन जो बात कर रही हूँ मैं, एल्यूमिनियम टिन की बात कर रही हूँ, तो 400-500 ईयर जो है ये ले सकता है डिग्रेड होने में, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और उसका क्या यूटिलाइज है, जो कि मैंने आपको बताया बायोगैस के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे जो हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, एनिमल वेस्ट को भी सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए बायोडाइजेस्टर्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है एक बहुत प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आज भी अभी जो है रिसर्च की जा रही हैं और एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहला वेस्ट जो हमने देखा वो देखा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वह वेस्ट ठीक है, वह वेस्ट जिसे कि डिग्रेड ना किया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वह वेस्ट कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ये सारे वेस्ट ऐसे हैं जिन्हें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन्हें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, जैसे कि वेरी कॉमनेस्ट इज पॉलीथीन एंड सम पॉलीमर्स, ठीक है। ये पॉलीथीन्स और पॉलीमर्स जो हैं ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं ह्यूमन के द्वारा, और ये एक बहुत मेजर कंसर्न है इन टुडेज वर्ल्ड बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग मच वेस्ट एंड दे डोंट डिग्रेड एट ऑल, एंड सो व्हाट दे कॉजेज, वो जो है बहुत सारा पोल्यूशन एनवायरनमेंट में कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसा वेस्ट जो कि डिग्रेड न किया जा सके, कैन नॉट बी डिग्रेड, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल, और पॉलीथीन और पॉलीमर्स जो हैं इनमें आते हैं। बहुत सारी रिसर्च की जा रही है जिससे कि ऐसा कुछ साधन, ऐसा कुछ रिसोर्स प्रोड्यूस किया जा सके जो कि इन्हें डाइजेस्ट कर सके, इसे ब्रेक डाउन कर सके, इसे डिग्रेड कर सके, ठीक है। इसी प्रकार एक इंडियन बोर्न जो है साइंटिस्ट है एन चक्रवर्ती, जिन्होंने क्या बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया है जिसका कि नाम है स्यूडोनाइमस,
और यह स्यूडोनाइमस बैक्टीरिया कुछ पेस्टिसाइड्स जो है उन्हें डिग्रेड कर सकता है। इट कैन डिग्रेड सम पेस्टिसाइड, क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं सॉइल में। यदि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज किया जाए तो वो भी एक इन्वायरमेंटल हैजार्ड है और वो भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो जिस प्रकार इन्होंने, इन साइंटिस्ट ने इस स्यूडोनाइमस बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर किया, बनाया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, ठीक है, आर्टिफिशियली जेनेटिकली इंटरवेंशन के द्वारा इस बैक्टीरिया को बनाया गया है जो कि पेस्टिसाइड्स को डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार बहुत सारी रिसर्च ऐसी चल रही हैं जिससे कि पॉलीथीन और पॉलीमर्स को डिग्रेड करने की कुछ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। तो ये हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक। अब इसके अलावा कुछ और वेस्ट है जैसे कि टॉक्सिक वेस्ट, नॉन टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, बायोमीडियल वेस्ट और ई वेस्ट, ठीक है। तो टॉक्सिक वेस्ट वह वेस्ट होंगे केमिकल्स, ठीक है, और जो कि क्या कर रहे हैं, टॉक्सिक वेस्ट वह केमिकल्स एंड कंपाउंड्स जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो उसमें से ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि क्या करती हैं, ऐसे वेस्ट बनाती, टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। उन टॉक्सिक वेस्ट में जो है कुछ किसी प्रकार के गैसेस भी आ सकती हैं, केमिकल्स आ सकते हैं। तो वो केमिकल्स, गैसेस क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और वो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट कहलाते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जो है हार्मफुल होते हैं और लीथल भी हो सकते हैं, उनसे डेथ भी हो सकती है। तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वो टॉक्सिक होंगे, तो दे विल कॉल्ड एज टॉक्सिक वेस्ट। नॉन टॉक्सिक वेस्ट जो कि वेस्ट है लेकिन टॉक्सिक नहीं होंगे, किसी प्रकार के हार्मफुल वो नहीं होंगे लाइफ के लिए, तो दे विल नॉट कॉल्ड एज, दे विल कॉल्ड एज नॉन टॉक्सिक, ठीक है। बायोमीडियल वेस्ट क्या होता है, अब जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारा वेस्ट ऐसा होता है जिसे कि ऐसे ही डिस्पोज नहीं किया जा सकता इन ओपन। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि हॉस्पिटल्स मतलब कि जर्म्स, ठीक है, क्योंकि वहां पर कौन आएगा, पेशेंट्स आएंगे। पेशेंट्स मतलब कि उन्हें डिजीज होगी, डिजीज मतलब किससे होगी, पैथोजेंस से। तो ये पैथोजेंस जो हैं डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो किसी भी प्रकार का बायोमीडियल वेस्ट, सपोज कि किसी को वुंड हो गया है, उसे वुंड क्लीन किया, बहुत सारा जो है उसमें पस है, तो उसे एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना ज़रूरी है, ठीक है। यदि ओपनली उसे डिस्पोज कर दिया तो वो क्या करेगा, सॉइल को क्या करेगा, पॉल्यूटेड करेगा। यदि उसी सॉइल में कोई वेजिटेबल्स बनी है, वेजिटेबल उग रही है, क्रॉप्स उग रही हैं, तो इनडायरेक्टली वो उसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बायोमीडियल वेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, क्योंकि बायोमीडियल वेस्ट को, ऐसा वेस्ट जो कि हॉस्पिटल से, क्लिनिक्स से निकलता है, उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली उन्हें बरी किया जाता है एक प्रॉपर प्लेस में, ठीक है। तो बायोमीडियल वेस्ट, क्योंकि इट कंटेन्स द जर्म्स, डिजीज के जर्म्स जो हैं इनमें होते हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है डिस्पोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बायोमीडियल वेस्ट वही जो कि मेडिकल से रिलेटेड सभी वेस्ट है, इट विल कॉल्ड द बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक। ई वेस्ट, ई वेस्ट में क्या आएगा, अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हर घर में लैपटॉप है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, और गैजेट्स है, नए नए गैजेट्स है। तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम वो सभी गैजेट्स का एक लाइफ होती है और आफ्टर दैट वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। उसमें आप फोन लें, ठीक है, फोन लें या लैपटॉप्स लें, क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम वो एक प्रकार का कचरा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, व्हेन इट इज नॉट ऑफ एनी यूज, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जितना भी वेस्ट बनता है, इट विल कॉल्ड इज ई वेस्ट।
और ई वेस्ट का भी एक प्रॉपर डिस्पोजल जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जो है लैपटॉप्स या कई कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, जिसमें कि उनकी क्या रहती है, उनकी इंफॉर्मेशन रहती है, तो उन्हें भी जो है प्रॉपर डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ई वेस्ट, सभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कॉल्ड एज ई वेस्ट। ठीक, तो इस प्रकार वेस्ट किन किन प्रकार से जनरेट होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये हम वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द वेस्ट जनरेटेड। नाउ वी विल सी स्टडी द इकोसिस्टम।